गाइस, मलेशियन एयरलाइन MH370 जो कि अपनी उड़ान भरने के 38 मिनट बाद अचानक रेडार से गायब हो जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फ़्लाइट MH370 की, जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग तक चलने वाली एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। इसमें 227 पैसेंजर, 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट सवार थे। यह बात है 8 मार्च सन 2014 की, जब ठीक रात के 12:41 पर फ़्लाइट अपनी उड़ान रनवे 32R से भरती है और इस प्लेन के पायलट ज़हारी अहमद शाह इस प्लेन को उड़ाने लगते हैं, जिनकी एज थी 53 साल और ये बहुत एक्सपीरियंस और सीनियर पायलट थे। इनको प्लेन उड़ाने का 18,365 घंटों का एक्सपीरियंस था और दूसरे पायलट थे फारिक अब्दुल हमीद, जिनकी एज 27 ईयर्स थी और ये एक जूनियर पायलट थे, जिनको प्लेन उड़ाने का सिर्फ 2,763 घंटों का एक्सपीरियंस था। यह सफ़र 5 घंटे 34 मिनट का होने वाला था और प्लेन में 49,100 kg फ्यूल डाला गया था, जिससे प्लेन पूरे 7.5 घंटों तक उड़ सकता था, मतलब एस्टिमेटेड फ़्लाइट टाइम से पूरे 2 घंटे ज़्यादा। और यह एक्स्ट्रा फ्यूल प्लेन में इसलिए डाला जाता है कि अगर कभी प्लेन ख़राब मौसम में फंस जाए या किसी दूसरे एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाए तो प्लेन कुछ टाइम तक उड़ सके। और प्लेन उड़ने के 20 मिनट बाद 1:01 पर पूरे 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है और अभी तक सब नॉर्मल चल रहा था और थोड़ी ही देर में प्लेन साउथ चाइना सी पर पहुंच जाता है और अपनी लोकेशन ट्रांसपॉन्डर के द्वारा कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेज देता है। गाइस, हर प्लेन में एक ट्रांसपॉन्डर लगा होता है जो कि प्लेन की करंट लोकेशन को पास के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजता रहता है। और अब प्लेन को उड़ते हुए आधा घंटा से ज़्यादा हो गए थे और 1:19 पर कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन के पायलट से संपर्क करता है और कहता है, मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। और पायलट जवाब देते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370। लेकिन यह जवाब पायलट के द्वारा दिया गया आखिरी जवाब था जो उस फ्लाइट से सुनने को मिला, क्योंकि इसके बाद प्लेन कुआलालंपुर के एयर ज्यूरिसडिक्शन से निकलकर वियतनामीज एयर ज्यूरिसडिक्शन में चला जाता है और कुआलालंपुर रेडार से गायब हो जाता है। लेकिन कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्लेन हमारी रेडार की रेंज से निकलकर वियतनामीज रेडार की रेंज में चला गया होगा। और उधर वियतनामीज रेडार में प्लेन इंटर तो करता है, लेकिन कुछ सेकंड में ही अचानक गायब हो जाता है और वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिलता है। लगभग 15 मिनट तक एयर ट्रैफिक कंट्रोल कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहता है और इसके बाद यह खबर कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता दी जाती है कि MH370 रेडार से गायब हो गया है। और वैसे तो यह खबर एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को 1 घंटे के अंदर बताई जानी चाहिए थी, लेकिन 4 घंटे के बाद यह इन्फॉर्मेशन रिवील की जाती है और सुबह के 6:15 बज जाते हैं। यह वही समय है जब फ़्लाइट MH370 को बीजिंग के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई लैंडिंग नहीं होती है। और अब यह खबर पूरी दुनिया में फैलने लगती है। न्यूज़पेपर पर और टेलीविज़न पर हर जगह यह खबर दिखाई जाने लगती है और सब लोगों के मन में एक ही सवाल होता है कि प्लेन आखिर गया तो गया कहाँ। और सुबह ही सर्च स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक इंटरनेशनल सर्च होती है। इसमें कई कंट्री के शिप्स और एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं और प्लेन को साउथ चाइना सी पर ढूंढा जाने लगता है, क्योंकि इस प्लेन की लास्ट लोकेशन यहीं पर देखी गई थी और बहुत ढूंढने के बाद भी यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन 4 दिनों के बाद एक नई खबर मिलती है, जिसको सुनने के बाद लोगों के होश उड़ जाते हैं। और वह खबर यह होती है कि प्लेन उस रात सिविलियन रेडार से तो गायब हो गया था, लेकिन कुआलालंपुर के मिलिट्री रेडार पर शो कर रहा था। और इस मिलिट्री रेडार की स्क्रीन पर देखा जाता है कि प्लेन साउथ चाइना सी से एक ऑलमोस्ट 180 डिग्री का शार्प टर्न ले लेता है और बीजिंग से उल्टी दिशा में उड़ने लगता है, सीधे मलेशिया की तरफ। और थोड़ी ही देर में प्लेन मलय पेनिसुला को क्रॉस करके लेफ्ट टर्न ले लेता है स्टेट ऑफ मलाक्का और प्लेन अंडमान सी की तरफ चला जाता है। और आपको बताते चले कि प्लेन का ऑटो पायलट इतना शार्प टर्न अचानक नहीं ले सकता है, मतलब यह प्लेन के पायलट नहीं किया होगा। और प्लेन 370 किलोमीटर आगे जाके
2:22 पर आखिरी बार मिलिट्री रेडार पर देखा जाता है और जो सर्च साउथ चाइना सी पर चल रही थी वो सर्च अब बंद कर दी जाती है और प्लेन को अंडमान सी की तरफ ढूंढा जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिलता है और मलेशियन एयरलाइन द्वारा पैसेंजर्स की फैमिलीज़ को इन्फॉर्म किया जाता है इस दर्दनाक खबर के बारे में। और इस प्लेन में 14 अलग अलग देशों के लोग सवार थे, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा लोग चाइना के थे। और यह प्लेन 11 साल पुराना था, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम कभी नहीं हुई थी। लेकिन किसे पता था कि यह बेबाक उड़ने वाले प्लेन की आखिरी उड़ान थी। और कुछ दिनों बाद एक क्लू फिर निकल कर आता है जो लोगों को सरप्राइज कर देता है, क्योंकि जब 2:22 पर प्लेन मिलिट्री रेडार से गायब हुआ था तो उसके कुछ मिनट के बाद लगभग 2:25 पर प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। और आपको बताते चलें कि जो कमर्शियल बड़े वाले प्लेन होते हैं उनका ऑटो पायलट इस तरह से डिज़ाइन होता है कि ऑटोमेटिक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता रहता है। और इसीलिए इस बोइंग 777 ने भी सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की थी और इस प्लेन ने सैटेलाइट से पूरे 7 बार कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी, जो कि आप सर्कल के पॉइंट पर देख सकते हैं कि कितने बजे प्लेन ने कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी। और प्लेन के द्वारा आखिरी कम्युनिकेशन 8:19 पर किया गया था और इनको हैंडशेक का नाम दिया गया। और प्लेन ने जिस सैटेलाइट से कम्युनिकेशन किया था उसका नाम इनमर्सर था। और जब साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के डेटा को एनालाइज किया और चेक किया तो पता चला कि प्लेन ने इंडियन ओशियन में साउथ की तरफ एक टर्न ले लिया था और प्लेन लगातार इंडियन ओशियन में साउथ की तरफ बढ़ता रहा। और ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2000 किलोमीटर वेस्ट में प्लेन का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया था। और साइंटिस्ट ने प्लेन की स्पीड, फ्यूल और डायरेक्शन को देखते हुए काफ़ी एनालिसिस किए और एक शेडेड एरिया को ड्रॉ कर दिया कि प्लेन यहाँ होना चाहिए। और इस शेडेड एरिया को 7th आर्क का नाम दिया गया और माना जाता है कि प्लेन आज भी इंडियन ओशियन के इस 7th आर्क पर मौजूद है। और इस एरिया पर कई सर्चेस कंडक्ट की गई जो प्लेन को महीनों और सालों तक ढूंढते रहे। बाद में इन सर्चेस को बंद कर दिया गया, लेकिन प्लेन को नहीं ढूंढा जा सका। लेकिन एक रिटायर्ड ब्रिटिश इंजीनियर रिचर्ड गोफ्रे का मानना है कि उन्होंने प्लेन की पिन पॉइंट लोकेशन का पता कर लिया है WSPR के द्वारा, मतलब वीक सिग्नल प्रोपोगेशन रिपोर्टर। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो सिग्नल के पाथ को पहचान सकती है उससे रिफ्लेक्ट होने वाली वेव से। और रिचर्ड गोफ्री के अकॉर्डिंग आज भी यह प्लेन 7th आर्क के ऊपर ही मौजूद है। और इस प्लेन के डिसअपेयर होने के बाद कई थ्योरीज अस्तित्व में आई, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी थी कि अगर प्लेन गायब हुआ तो हो सकता है इसमें पायलट का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। इसीलिए पायलट ज़हारी अहमद शाह पर शक किया गया कि शायद पायलट ने ही प्लेन को उड़ाकर जानबूझकर इंडियन ओशियन में ले जाके क्रैश कर दिया, क्योंकि प्लेन ने शार्प 180 डिग्री का टर्न लिया था, जो कि ऑटो पायलट अपने आप से नहीं कर सकता था। और कहा जाता है कि ज़हारी अहमद शाह एक कंप्यूटर पर गेम खेला करते थे और इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर वही पाथ ड्रॉ था जहां से एक्चुअली फ़्लाइट MS-370 गुजरी थी, लेकिन बाद में इसे डिनाई कर दिया गया था। क्योंकि अगर पायलट ऐसा करना चाहते थे तो कोई तो संकेत उनकी बातों में या ज़िंदगी में दिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वह बहुत खुश मिजाज और सीजन पायलट थे। और दूसरी थ्योरी में यह शक 2 बंदों पर जाता है जो फेक पासपोर्ट के साथ ट्रैवल कर रहे थे। एक का नाम सैयद मोहम्मद रज़ा दिलावर था और उसकी एज 29 ईयर्स थी, और दूसरे का नाम पूरिया नूर मोहम्मदी था जिसकी एज 18 ईयर्स थी। कहा जाता है कि इन लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया था, लेकिन बाद में इसे भी डिनाई कर दिया गया क्योंकि इन लोगों के पास चुराए गए पासपोर्ट के सिवा कुछ भी नहीं था। और तीसरी थ्योरी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, जिसमें यह माना गया कि प्लेन जब उड़ा तो इसके उड़ने के कुछ मिनट्स में इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और इसमें कुछ मेल फंक्शनिंग होने लग गई और पायलट ने तुरंत प्लेन को मलेशिया की तरफ मोड़ दिया। लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई और सारे लोग बेहोश हो गए
और प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा और फ्यूल ख़त्म होने की वजह से प्लेन इंडियन ओशियन में क्रैश कर गया। गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।